इंडिया टीवी पर सुबह से सबसे बड़ा चुनाव मंच चल रहा है। यूपी के चुनाव में इस बार पिछड़ों का मुद्दा बहुत उछल रहा है। सवाल यह है कि क्या इस बार यूपी में पिछड़ा वोटर किंग मेकर होगा। इस सवाल के साथ चुनाव मंच पर गेस्ट हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सीधा चलते हैं लखनऊ। इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है इंडिया टीवी के चुनाव मंच में, जहां हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 2022 का जनादेश कौन सी पार्टी के पक्ष में आने वाला है। और अब जो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चुनाव मंच पर मौजूद हैं, वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि इन्हीं के नेतृत्व में, केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद जीत हासिल की। आप इस वक्त सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और एक और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, सोशल इंजीनियरिंग की भी। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले केशव जी आप ये बताएं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है और अनुभव है और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार मैं दौरे पे रहता हूं, कार्यकर्ताओं से, जनता से सीधे संबंध रहता है, संपर्क रहता है। इसके आधार पर मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जो माहौल 2014 में था, जो माहौल 2017 में था, जो माहौल 2019 में था, वही माहौल 2022 के लिए आज भी तैयार है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में 2017 दोहराने के लिए एकदम कृत संकल्प है, निर्णय लेकर के बैठी हुई। लेकिन टारगेट केशव जी इस बार आपका पिछले बार से भी ज्यादा है, ये संभव कैसे होगा? देखिए, जब केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार है और दोनों सरकारों के द्वारा जनहित में, गरीब हित में, किसान हित में, नौजवान हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में लगातार काम किया गया है, तो उसका परिणाम निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। 2017 में भी हम लोगों ने कहा था अब की बार 300 पार, और मैं आज फिर इंडिया टीवी के इस मंच से दोहराता हूं, 2022 में फिर से 300 पार होगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये सारे विरोधी जो हमारे मित्र लोग हैं, चाहे वो सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या अन्य कोई हों, ये सारे अगर एक साथ भी मिल जाएंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के 300 से अधिक कमल उत्तर प्रदेश में फिर खिलेंगे। फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केशव जी, इस बार की चुनावी राजनीति में बड़ी जोर शोर से चर्चा गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मंडल और कमंडल दोनों ही समीकरणों को साधते हुए चुनावी मैदान में जा रही है। तो हम कमंडल की बात तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले मंडल की बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके धुर विरोधी अखिलेश यादव का एक बयान आपको कोट करके बताती हूं। वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओबीसी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य खुद ओबीसी विरोधी हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 2014 से लगातार बड़े बड़े दावे करते थे। 2014 लोकसभा चुनाव में आप अपने चैनल को अगर 2014 की ओर अपनी मेमोरी को खोलने देखने का काम करेंगे तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम 60 से अधिक सीटें जीतेंगे और श्री मुलायम सिंह यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2017 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, श्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे और 2017 का उनका दावा था कि हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे। 2019 में तो उनका एकदम मतलब दिन में सपने देखने लगे, लोग रात्रि के समय सोते समय देखते हैं, लेकिन जैसे ही बुआ भतीजे एक हुए वैसे उन लोगों ने ऐसे सपने देखने लगे कि अब तो प्रधानमंत्री पद पर कि मायावती जी चाहे जो कहती हों, लेकिन मेरे नाम पर पूरे देश के राजनीतिक दल सहमत हो जाएंगे, मैं भविष्य का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो सारे सपने देखना, मैंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो पिछड़ा विरोधी कौन है और अगड़ा विरोधी कौन है, यह जो समीकरण सेट करके जो राजनीतिक दल जो बात करते हैं, जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, कोई अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति का हो, वह सब एक परिवार का हिस्सा है और सब भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार देखिए, प्रदेश की सरकार देखिए, सामाजिक समीकरण का सबसे शानदार गुलदस्ता अगर किसी राजनीतिक दल के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और वह गुलदस्ता ही इनकी बेचैनी को, श्री अखिलेश यादव जी और जो हमारे विपक्षी नेता हैं, उनकी बेचैनी को बढ़ा करके रखने का काम इसीलिए किया है
तो उनको लगता है कि हम कौन से रास्ते से निकल करके जाएंगे। उन्हें कोई रास्ता निकलने के लिए दिखाई नहीं देता। अभी दावे कर रहे हैं, नोट करके रखिएगा। 2022 में जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो 2014 से 19 तक के जो दावे थे, जैसे वो फेल हो गए हैं श्री अखिलेश यादव जी के, वैसे 2022 का भी उनका दावा फेल हो जाएगा और वह 2017-2022 में दोहरा लेंगे तो बड़ी बात होगी। केशव जी, जिस मंत्रिमंडल विस्तार को आप कहते हैं कि हमने हर समाज से आने वाले, हर तबके से आने वाले व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया, उन्हीं के बारे में अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आपने उन्हें छला है। पहले आपने जिनका हक मारा, अब आप उन्हें छल रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा वो बेचैनी है। उनको अभी भी लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे ऐसे बयान बीच बीच में देते रहते हैं जो मैं स्वयं, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो और मुख्यमंत्री पद से उसे प्रदेश की जनता ने हटा दिया हो, उसके बाद भी उनको यह लगता हो कि मैं मुख्यमंत्री हूं, इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, जिन समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है उनको एक बार भी बधाई देने की जगह पहले क्षण से आलोचना शुरू कर दी। क्या उन समाज के, उन पिछड़े, उन दबे कुचले जो अभी तक मुख्यधारा में नहीं आ पाए थे, उनको पीड़ा नहीं होगी? श्री अखिलेश यादव जी को इस बात से बेचैनी होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य जैसे एक साधारण व्यक्ति को कैसे उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया, कैसे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया और किस प्रकार से उनका सुपड़ा साफ हो गया। इसी प्रकार से जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है, उस संपूर्ण मंत्रिपरिषद को देख करके, चूंकि उनकी जब सरकार थी, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, विश्व हिंदू परिषद का लंबे समय तक संगठन मंत्री रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी जहां जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां से मैं ये कह रहा हूं, जाति के नाते भी जब वो बात करते हैं कई जगह मेरा नाम लेते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार जब बहुमत में थी, उनकी स्वयं की पार्टी बहुमत में थी, वो बताएं किस अति पिछड़े व्यक्ति को उन्होंने उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया था। आज वो दावे करते हैं, लेकिन जब उनके पास अवसर था उन्होंने कभी इस प्रकार का अवसर नहीं दिया, कभी इस प्रकार का सम्मान नहीं दिया जो सम्मान का अधिकारी था समाज, जो उनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया। केशव जी, आपने कहा कि अखिलेश यादव को बेचैनी है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि क्या यह बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कि अधिसूचना जारी होने से चंद महीने पहले आप मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं और उसमें जातियों का गुलदस्ता सजाकर आप जनता के सामने रखते हैं। आपने, अच्छा ये सच सच बताइए कि आपने इन नेताओं का प्रोफाइल देखा, इनका काम देखा या इनकी जाति देखी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उस कार्यकर्ता की जाति नहीं देखी जाती है, प्रोफाइल तो यह देखी जाती है। गुलदस्ता तो सजाया ना आपने। मैं समझा इसलिए रहा हूं कि वो हमारे माननीय विधायक हैं, एक हमारे साथी हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं, उनको विधान परिषद के लिए मनोनयन हुआ है। जिनको मंत्री बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, उस पर सवाल उठाने का श्री अखिलेश यादव जी को कोई अधिकार नहीं। और उनको यह समाज उनके इस बयान को देख रहा है। जिन समाज के लोगों को मंत्री पद दिए जाने के बाद श्री अखिलेश यादव जी ने आलोचना की है, उसका हिसाब 2022 में उसी जनता की अदालत में होगा उनसे। जिस जनता की अदालत में 14, 17, 19 में हिसाब हुआ है, वही हिसाब 22 में भी होगा। केशव जी, मेरे सवाल का आप संदर्भ समझिएगा, उसके बाद फिर आप वापस जवाब दीजिएगा। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ओबीसी वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक रहा है जब वो किसी भी दल का स्थायी तौर पर साथी नहीं रहा। वो कभी बहुजन समाज पार्टी का रहा, कभी वो समाजवादी पार्टी का रहा। पिछली मर्तबा चुनावों में उसने आपको साथ दिया। गारंटी क्या थी कि इस बार वो आपका साथ देता ही देता? देखिए, गारंटी इस बात की है कि हमें एक बार साथ नहीं दिया है, हमें अनेक बार साथ दिया है। आप 2014 में अगर 2014 में तो नहीं देते कि मोदी जी की लहर थी। 2014 में अगर हमें साथ नहीं देते तो हमारे 73 सांसद उत्तर प्रदेश से नहीं जीतते। 2017 में साथ नहीं देते तो हम 325 अपने सहयोगियों के साथ विधायक नहीं जिता करके लाते। 2019 में जब लोकसभा का फिर से चुनाव हुआ तो हम अपना दल के साथ गठबंधन करके लड़ रहे थे, 64 सीटें जीते, 51% वोट प्राप्त किए। तो यह लगातार समर्थन कर रहा है और वो लगातार समर्थन करने से ही अभी तक क्या किया था, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन दलों ने विशेष तौर से पिछड़े वर्ग के बीच में, अनुसूचित वर्ग के बीच में इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी वैश्यों की पार्टी है, ये पिछड़ों और गरीबों की पार्टी है नहीं। लेकिन जब वह एक बार हमसे जुड़ा तो हमको न छोड़ के गया है और न छोड़ के जाएगा और न हम छोड़ के जाने देंगे। लेकिन छोड़कर तो गए। देखिए, 2014 की मैं बात नहीं करती, वो तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक ऐसी लहर चली कि उस लहर में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया। वो केंद्र की लड़ाई थी।
ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, वो आपसे दूर हो गए, इसलिए आपने संजय निषाद जी को जोड़ लिया अपने साथ, उन्हें भी आपने एडजस्ट कर दिया। देखिए, जो जाने की इच्छा रखता था लगातार सरकार में कोई रह करके और सरकार के खिलाफ ही बोलेगा, तो सरकार उसको सर पे बैठा के नहीं चल सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गर्व है कि समाज के हर हिस्से को हमने हिस्सेदारी दी है और हर वर्ग में हमारा वोट बैंक जो 2014 से तैयार हुआ है वो लगातार बढ़ा है और बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। कहा तो यह भी जाता है कि जब तक नए मंत्रियों की नेम प्लेट का रंग सूखेगा तब तक तो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। वो क्या काम करेंगे और अपने लोगों के लिए वो कितना खड़े हो पाएंगे? मीनाक्षी जी, ये अखिलेश यादव जी की बेचैनी आपको ना हो, उनको बेचैन रहने दीजिए। वो जो भी हैं उनकी बेचैनी मैं जानता हूं क्यों है, क्योंकि मैं जातियों का नाम लेकर के यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन जिन भी समाज से आने वाले लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, वहाँ की खुशी का अंदाजा आप अपने टीम को भेज करके पता कराइएगा। किसी को इस प्रकार का जब सम्मान मिलता है, वो संपूर्ण समाज यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का बात की नहीं करती है, बल्कि करके दिखाने का काम करती है। और ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग ये सबका साथ सबका विकास की जगह कुछ का साथ कुछ का विकास, जैसा मौसम देखा वैसा रंग बदला, जैसा अवसर देखा उस प्रकार की बयानबाजी दी। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अब कुंभ में जाकर के संगम में डुबकी लगाना पड़ रहा है इनको, और ये बताना पड़ रहा है कि हम तुष्टीकरण करने वाले केवल नहीं हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस रास्ते को चुना है, आज इस देश के अंदर तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करके जिस प्रकार से इस देश की स्थिति परिस्थिति को बिगाड़ने का काम किया, और भाजपा के सत्ता में आने के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद लगातार माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जबकि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ रही है, किसानों की आमदनी बढ़ रही है, नौजवानों को बिना मतलब 1 रुपए की रिश्वत दिए प्रतिभा के आधार पर नौकरी मिल रही है। ये श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में बिना पैसा दिए प्रतिभाशाली हो चाहे कुछ भी हो, नौकरी मिल ही नहीं सकती थी। तो यह सब बदल श्री अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, प्रियंका मैडम हों, मायावती जी हों, इनको सबको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन हम तो खुलेआम कहते हैं कि 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। अच्छा केशव जी, एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है, आज इंडिया टीवी के मंच से ही आप इस पर जवाब दे दें, कि आप जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते कि कहीं से मायावती और अखिलेश यादव को फायदा ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्टता से कहा है, जाति जनगणना कराना अभी तो राज्यों को अधिकार भारत सरकार की ओर से दिया गया है, और अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने की आवश्यकता होगी सरकार निर्णय लेगी। यह मुद्दा बनाने वाले जो आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने केवल उन जातियों के वोट लिए हैं, उनका शोषण किया है, और जब सत्ता में आ गए तो उनको भूल जाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जहां जो आवश्यकता होती है, देश के हित में, गरीब के हित में, किसान के हित में, समाज के हित में, वह सारे काम करती है। जातिगत जनगणना होगी, जाति जनगणना होनी चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं। पार्टी ने अभी जो केंद्र सरकार का ये फैसला है, वह फैसला उन्होंने जो दिया है, अभी राज्यों को अधिकार दिया है, और राज्यों को दिया गया अधिकार उसका उपयोग करेंगे जिनको जिनको करना है। यानी उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना होगी, आप कह रहे हैं? निश्चित तौर से जब जरूरत होगी तो जाति जनगणना भी होगी, लेकिन जाति जनगणना की बात करके केवल वोट की तलाश में जो लोग घूम रहे हैं, उनको इस मांग करने के कारण से उनको वोट नहीं मिलेगा। जब वह सत्ता में थे, जब उनके समर्थन से, उनकी बैसाखी से केंद्र में सरकार थी, तब यह याद नहीं था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बन गए, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, तब उनको याद आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बन गई, तब उनको याद आ रहा है। जब उनके समर्थन से सरकार चल रही थी, कहां सो रहे थे? क्यों नहीं उस समय मांग की? आज क्यों मांग कर रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कृतसंकल्प है, और उसी के अनुसार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं, वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है कोई। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाता, और क्यों ओबीसी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे? इस प्रश्न का उत्तर आपके जाति जनगणना के आधार पर दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के नेता हैं। देश की जनता उनके दिल में, और देश
वासियों के दिल में नरेंद्र मोदी जी का निवास रहता है। और इसका ही परिणाम है कि 2014 से बड़ी विजय हमें 2019 में मिली, और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब फिर लोकसभा का चुनाव होगा तो मेरा विश्वास है कि 2019 से भी बड़ी विजय देश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। नहीं, जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तब ये देखा जाता है ब्राह्मणों का कितना प्रतिशत है, मुसलमानों का कितना प्रतिशत है, और सबसे बड़ा वोट बैंक सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी का है। तो क्यों ओबीसी समाज हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे? क्यों केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री ना बने उत्तर प्रदेश के? देखिए, भारतीय जनता पर ये जो सवाल है, मैं जानता हूं आप जिस क्रम में उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस नाते उत्तरदायित्व का निर्वाह किया हूं, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते मैं अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह कर रहा हूं। तो यह निर्वाह करने से जिनको बेचैनी है, वह सब लोगों ने जब उनके पास पूरा बहुमत था, कभी इस वर्ग का ध्यान नहीं दिया। मैं जाति के आधार पर क्लेम, कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि हमने तो दलित सीएम बना दिया, हिम्मत है तो बीजेपी भी ये करके दिखाए। जरूर, उनका हमें मार्गदर्शन नहीं चाहिए, वो अपनी पार्टी को ही अच्छे से चला ले, बहुत बड़ी बात होगी। खैर, अब एक बात करेंगे बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की, और ये तो हालांकि पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। केशव जी, किसानों का जो आंदोलन है वो वैसे तो उत्तर प्रदेश में, हम खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बहुत जोर पकड़ रहा है, और राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे, और धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी को हरा कर रहेंगे। देखिए, किसान आंदोलन नहीं है, ये चुनाव आंदोलन है, और जो चुनाव आंदोलन है जिसे जातीय आंदोलन बनाने की लगातार कोशिश की जाती है, उसका समर्थन देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान कतई नहीं करता है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान के रूप में अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ अपने खेतों में काम किया हूँ, और इस देश और प्रदेश का किसान आज जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उनकी जो समस्याएं थी, एक एक करके उनका समाधान किया जा रहा है। आप अभी नहीं जानती होंगी, लेकिन हम जब छोटे थे और जो किसी कृषि कार्य से जुड़े थे, यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, और बिना 10-20 लाठी पुलिस की खाए कोई किसान यूरिया खरीद करके नहीं जा पाता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, और आज यूरिया के लिए किसी किसान को लाठी नहीं खानी पड़ती है, आराम से जाता है, लेकर के आता है, अपने खेत के लिए जो उपयोग है उपयोग करता है। देश के अंदर किसानों के लिए अनेक निर्णय हुए हैं, जो उनके उपज है उनके मूल्य बढ़े हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वह 6,000 रुपए एक किसान को एक वर्ष में दी जाती है। उसमें छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, उसका अंतर नहीं किया जाता है। सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में जब कोई भी इस प्रकार का पैसा किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसी काम के लिए दिया जाता था, तो श्री राहुल गांधी जी के पिताजी श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, देश की संसद में खड़े होकर के कहा था कि जब हम 1 रुपए भेजते हैं किसान के लिए, चाहे मजदूर के लिए, चाहे गांव के लिए, चाहे विकास के लिए, उसमें से पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसा बचता है, और 85% जो पैसा रहता है, 85 पैसा जो रहता है, बीच में वह कांग्रेस के दलाल खाते थे कि सपा बसपा खाते थे कि कौन खाते थे, वह हिसाब उन्होंने नहीं दिया था, केवल ये बताया था कि 15 पैसा। हम इस मंच से दावा करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, 1 रुपए भेजा जाता है तो पूरा 1 रुपए, 1 लाख रुपए भेजा जाता है तो पूरा 1 लाख रुपए मेरे किसानों के, मेरे मजदूरों के, मेरे गरीबों के खाते में पहुंचता है। अब जो लोग 1 रुपया में से 85 पैसा खा जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी चालीसा पढ़ेंगे कि मोदी चालीसा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। अब वो ना पढ़ें, इसीलिए मैं 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, उसमें भी हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाले समय में आप देखिएगा, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी ऐतिहासिक विजय जो हुई है, उस विजय के बाद भी हमें भेदभाव नहीं करना है। हमें यह नहीं देखना है कि इस गांव में हमें वोट नहीं मिला तो इस गांव का विकास नहीं करना है, इस जिले में हमारे विधायक नहीं है, सांसद नहीं, तो इस जिले और का विकास नहीं करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश साथ सबका विकास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हम सुन रहे हैं कि जाटों से भी आपकी दूरी हो गई है, ठीक वैसे जैसे मुसलमानों से हुई है। आप जब वो ईवीएम मशीन खुलेगी तब आपको पता चलेगा, हमारी न किसी से दूरी थी न किसी से दूरी है, जो हमसे दूर थे वो हमारे पास आ रहे हैं। आज इंडिया टीवी के मंच पर मौलाना मदनी साहब थे और उन्होंने एक किस्सा बताया।
और मैं उस किस्से के साथ फिर अपना सवाल जोड़ूंगी। उन्होंने किस्सा बताया कि एक तरीके का डर का माहौल उत्तर प्रदेश में भी तैयार कर दिया गया है। उन्होंने देश को भी इसमें जोड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी उन्होंने बात की कि एयरपोर्ट पर वो अपने लिबास में जब चहलकदमी कर रहे थे तब उन्हें यह डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएं एयरपोर्ट के, उन्हें पकड़कर ले जाएं, उनसे पूछताछ करें। क्या एक उत्तर प्रदेश में डर का माहौल बना दिया गया है किसी एक विशेष समुदाय के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता को किसी भी प्रकार से अगर कोई अपराध नहीं करता, किसी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं किया है, कोई देश विरोधी शक्तियों के साथ रिश्ता नाता नहीं रखता है, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो देश विरोधी कृत्यों में शामिल होता है, जो अनावश्यक रूप से समाज में माहौल को खराब करने का काम करता है, जैसे शाहीन बाग जैसे आंदोलन का हिस्सा बनता है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हट जाना अगर देश के लिए खुशी का विषय है और किसी को उसमें दुख होता है, अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण का मार्ग अगर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से खुल जाता है और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होता है, अगर उसमें कोई बाधा डालता है और कोई गलत बयानी करता है, भारत विरोधी बयानबाजी करता है, तो उसको तो डरना चाहिए। लेकिन जो है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई अगर डरा हुआ है तो केवल अपराधी डरा है, माफिया डरा है, गुंडा डरा है। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता में सामान्य रूप से जो माहौल है, मैं इस बात को जानता हूं, सरकार में हूं, इस नाते नहीं कह रहा हूं, आम जनता इस बात को महसूस करती है कि आज हम भय से मुक्त हैं। गुंडे अपराधी आकर के हमारी जमीन पे हमसे रंगदारी वसूलने की बात नहीं कर सकते, अनावश्यक किसी का उत्पीड़न नहीं कर सकते। तो यह एक माहौल पूरे प्रदेश का आज बना हुआ है और उस माहौल के कारण से कुछ लोग जो राजनीतिक कारणों से प्रभावित रहते हैं, मैं नहीं जानता क्यों उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हवाई अड्डा हो, प्रतिदिन हजारों लाखों लोग और किसी की कोई असुरक्षा नहीं होती। जो इस प्रकार की असुरक्षा जैसे कोई प्रश्न के उत्तर में बातें करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह केवल माहौल खराब करने का काम करते हैं। तो क्या ऐसे में बीजेपी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले कैंडिडेट को टिकट देगी? देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड होना एक अलग बात होती है। मैं भी विश्व हिंदू परिषद का अपना बैकग्राउंड आपको बताया हूं, अनेक आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। बार कई आंदोलनों के कारण बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए होंगे, लेकिन अपराधी कौन है, एक भी मुकदमा ना लिखा हो, अपराधी है तो उससे लोग डरते हैं। और कई मुकदमे अगर आंदोलन के कारण लिख गए हों तो वह अपराधी नहीं हो जाता है। जनहित में आंदोलन करना, समाज हित में काम के लिए वो आंदोलन करता है, समाज सेवक है। उस मुकदमे को और जो आपराधिक कृत्य करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं और लोगों को किस प्रकार से भय के वातावरण में जीने के लिए विवश करने वाले हैं, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार है। बड़े बड़े अपराधी यूपी छोड़ करके भाग गए हैं या तो जेल भेज दिए गए। क्यों इस समय क्यों अपराधी डरा हुआ है? अब इस समय थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू कर दिए हैं। मैं अभी 2 दिन पहले गया था, उन्नाव जिले में गया था, मैं रास्ते में जा रहा था, कुछ जगह देखते हुए कुछ समाजवादी पार्टी के लोग रोड में मुझे दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा देखो, ये जो रोड में दिखाई दे रहे हैं बहुत माफिया किस्म, बहुत सारे अपराधी किस्म के लोग, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपराधी माफिया गुंडे के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। उनके ही बल पर वो चुनाव लड़ते हैं, उनके बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता उनको एक बार देख लेगी, जो बूथ जीतने वाली होगी समाजवादी पार्टी, वो बूथ भी हार जाएगी। और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नहीं है, झूठ का फूल है। मैं तो ये कहता हूं कि वो साइकिल नहीं है, उनकी जो चुनाव निशान है वो साइकिल के नाम पर एक धोखा है उत्तर प्रदेश के लिए। वो कमल का फूल है और कमल का फूल सुशासन का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, लोगों के जीवन में खुशहाली का प्रतीक है, उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतीक है। और उस कमल के फूल से जिनको कहीं कोई ईर्ष्या होती है, तो मुझे लगता है उनके अच्छे दिन वापस आने वाले नहीं है कभी। एक और सवाल जो बार बार असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो भी अब उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि आप धर्म परिवर्तन की आड़ में मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रहे हैं और सरकार इस कानून के साथ, इस कानून को सहारा बनाकर ये डर का माहौल तैयार कर रही है। जो मदनी साहब ने किसी अलग लहजे में कहा, वो बात ओवैसी जी ने अलग। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक ऐसी घटनाएं पहले होती थी जब लोगों को अपने घर के ऊपर एक पट्टिका लगानी पड़ती थी कि हम ये घर बेच करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाना चाहते हैं,
कैराना जैसी घटनाएं अब उत्तर प्रदेश में नहीं होती। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, देश के कई हिस्से में बहुत सारे ऐसे बहुरूपीय, उनका धर्म कुछ होता था, उनका नाम कुछ होता था, वह सब अपना बदल करके किसी रूप में आते थे, भोली भाली लड़कियों को फंसाते थे, और जब उनकी असलियत उन बच्चियों को मालूम होती थी और उनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश करने की कोशिश की जाती थी, तो नहीं स्वीकार करने पे उनको कत्ल करके उनको दफना दिया जाता था। तो ऐसी अनेक घटनाओं के समाचार मिलने के बाद सरकार ने एक फैसला लिया कि अगर कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की बेटी बेटे से कोई शादी करना चाहता है, सरकार उसमें बाधा नहीं डालती है, लेकिन अगर अपनी धर्म छुपा करके, नाम छुपा करके, पता छिपा करके अगर कोई धोखा देता है तो निश्चित तौर से उसके लिए उनको पहले जिलाधिकारी को एक अपना शपथ पत्र देना होगा कि मेरा नाम ये है, मेरा धर्म ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, उसको पता करवाया जाएगा, जांच कराया जाएगा। जांच में अगर सही पाया जाएगा तो अपना शादी करना चाहते शादी करें, साथ में रहना चाहते साथ में रहें, तब बाधा नहीं डाली जाएगी। लेकिन अगर कोई धोखा देगा, कोई भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठा लिया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। अब हम उत्तर प्रदेश में चुनावी जो चुनौती है उसकी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं दर्शकों के भी सवाल लूंगी। केशव जी, सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में आप किसे मान रहे हैं? आप अखिलेश यादव को मान रहे हैं, मायावती को मान रहे हैं, या असदुद्दीन ओवैसी को मान रहे हैं? देखिए, अभी मैंने आपको 2019 का जिक्र किया। 2019 में सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल, ये तीनों का गठबंधन था। तीनों के गठबंधन के बाद हम 51% वोट प्राप्त किए, 64 सांसद जिता करके उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मेरा मानना है कि 2019 से बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता था। सपा बसपा का एक हो जाना, जैसे सांप और नेवले में दोस्ती हो जाना, मैं ये मानता हूं। तो उस समय की स्थिति के बाद आज की स्थिति में मैं ये कहने में मुझे इसीलिए पूरी हिम्मत के साथ में कह पाता हूं कि ये सारे विरोधी दल एक हो जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाएगी। और जहां तक कौन हमारे प्रतिद्वंदी है, तो मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये 2017 में क्रमशः एक सपा ने 47 सीटें जीती थी, बसपा ने 19 सीटें जीती थी, तो इतिहास की बात हो गई। अब तो हम भविष्य की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। और आप ये मान करके चलिए कि अभी मुझे जो लगता है ये तीनों दल इस आंकड़े से आगे दिखाई नहीं देते। केशव जी, मैंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम इसलिए पूछा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने ही कह दिया कि ओवैसी बड़े जनाधार वाले नेता हैं। अब जब आपके मुखिया ही ये कहें कि वो बड़े जनाधार वाले नेता हैं, तो फिर आप क्या कहिएगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि ये सारे एक होकर के लड़ रहे हमारे खिलाफ, इनकी कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। हम तो सारे मिल करके लड़ेंगे, तब भी हराएंगे, तब भी ऐसा तो नहीं आपकी मंशा वोटों के ध्रुवीकरण की है? वो उनका विषय, जो राजनीतिक दल चलाता है, उस दल के व्यक्ति के, उस दल के नेता का, उस दल के जो लक्ष्य होते हैं, जो विचार होते हैं, जो योजना होती है, उसके हिसाब से काम जी की तारीफ योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से आए, नहीं क्या? योगी जी ऐसी तारीफ कोई उनकी नहीं की है, वो तारीफ करने के लायक नहीं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ इस मंच पर रहे। उन्होंने चाहे पिछड़े वोट बैंक की बात हो, चाहे सरकार के कामकाज की बात हो, उनकी चुनौतियों की बात हो, हालांकि वो चुनौती में किसी को मानते नहीं हैं, तो ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कमल खिलाने वाला है या फिर विरोधियों का साथ देने वाला है। हम तो यही लगातार कह रहे हैं, जो दावे हवा में कर रहे हैं, आवे जनता की अदालत में अपने विचार के आधार पर, अपने जो काम के आधार पर हम जनता के बीच में उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, विचारधारा के आधार पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हमको 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। और मेरा मानना है, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, हमने अच्छा काम किया है, हमारा जन समर्थन बढ़ा है, डबल इंजन की सरकार का उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा मिला है, गुंडागर्दी की सरकार जाने से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अब कागज पे काम नहीं, धरातल पे काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जमीन पर कब्जा करने वालों से जमीन खाली करा करके उनको जेल भेजा जा रहा है। जो आवश्यक सब काम है जनहित में, वह सारे काम किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा तो पूरा विश्वास है, जनता की अदालत में सारे विपक्षी आवें, चुनाव लड़ें, और 2022 के जब चुनाव होने के बाद वोटों की गिनती होगी तो कुछ दिन इनको हो सकता है यहां विश्राम करेंगे, कहां विश्राम करेंगे मैं नहीं जानता हूं, कुछ दिन इनको विश्राम के लिए जाना पड़ेगा। अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से
मैं नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, देखते रहे सपने। तो भारतीय जनता पार्टी ने बीते 4.5 साल में एग्जाम पेपर लिख दिया है, अब मैंडेट देना है जनता को, मार्किंग करनी है जनता को, देखते हैं जनता क्या तय करती है। केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के चुनाव मंच में हमारे साथ शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।